हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि JVVNL की परीक्षा में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सके और आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। वेरिएबल वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर होता है। आपको बताना है वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें हवा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट व 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2:5, क्योंकि आर बराबर होता है V² अपॉन W। तो V की वैल्यू हम 250 वोल्ट और पहले बल्ब का वाट का मान होगा 500 वाट। तो 250 इंटू 250 बटे 500 अनुपात 250 इंटू 250 बटे 200। तो इसको करने पर इसका मान आ जाएगा 2:5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। किसी कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपको बताना है किसी कंडक्टर में किस वजह से इलेक्ट्रिक गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है, जिसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडक्टर जो कि चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्यूज वायर का मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है। आपको बताना है फ्यूज वायर का मूल्यांकन के किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। फ्यूज वायर का मूल्यांकन जो कि एम्पियर के संदर्भ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। किसी सर्किट में 33 ओम का रजिस्टर 2 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66 वोल्ट, क्योंकि V बराबर होता है IR। आई का मान दे रखा है 2 एम्पियर तथा आर का मान दे रखा है 33 ओम। तो 66 वोल्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट दोनों के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, पावर संयोजक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा। आपको बताना है अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसके प्रतिरोध का मान भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.4 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगर एक कांच की छड़ व रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से में हस्तांतरित करती है। तो आपको बताना है कि कांच की छड़ जो कि रेशम के कपड़े में क्या हस्तांतरित करती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक ही एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट्स वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन होता है। आपको बताना है एक ही विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, 50%। इसका वजन 50% होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। एक नारंगी काला, भूरा और बैंगनी रंग का रजिस्टर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, 3.3 किलो ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। नीचे दिए गए चित्र में इनमें से कौन सा संघटक का एक मानक संकेत है। आपको बताना है नीचे दिए गए चित्र में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था। एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था। एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है। आपको बताना है एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। आपको ध्यान रखना है इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था। किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाली करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, इनका बीजगणितीय योग जो कि 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक स्थिर
विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है। आपको बताना है एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने वाला कार्य क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, इसे हम वोल्टेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रेजिस्टर वाला सर्किट बनाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर जो कि इनके साथ में सीरीज में दो रेजिस्टर वाला एक सर्किट बनाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें टोटल कॉपर में परमाणु क्रमांक 29 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा घटक है जो कि निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है चॉपर। चॉपर जो कि एक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में आपको बताना है पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर का सिलिकॉन कंडक्ट कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक एचसीआर में पीएन जंक्शन होते हैं। आपको बताना है एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इसमें 3 पीएन जंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, नीचे दिए गए आरेख में निम्नलिखित में किस घटक का मान प्रतीक है। आपको बताना है यह जो प्रतीक दे रखा है यह किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह है एन चैनल मॉसफेट। यह मॉसफेट का चित्र है, लेकिन जिसमें भी ये एन चैनल मॉसफेट का चित्र है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आपको बताना है एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, एक फेज के साथ 4 वायर सिस्टम कभी भी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि यह इसमें पूरा गलत है। और इसके बाकी 4 ऑप्शन 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, 1 फेज 3 वायर और 2 फेज 3 वायर हो सकते हैं, लेकिन 1 फेज 4 वायर कभी भी नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी सिस्टम में वह चालक कोर की अपेक्षा की सतह पर अधिक करंट का सेवन करता है तो किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का सेवन करता है किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर इसे हम स्किन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेल्टियर प्रभाव किसका विलोम है। आपको बताना है पेल्टियर प्रभाव होता है वह किसका विलोम होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सीबेक प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव जो कि सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम या उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक प्रेस में जो माइका का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, यह एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इंसुलेटर के रूप में से प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि एक चल लोह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कोयल में क्या होगा। आपको बताना है यदि एक चल लोह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कोयल में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, मोटे तार के टर्न की संख्या अधिक होगी। मोटे तार के टर्नों की संख्या इसमें अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, एक स्थायी चुंबक चल कोयल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधा समानुपातिक होता है। आपको बताना है एक स्थायी चुंबक चल कोयल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधा समानुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई, इन सब के सीधा समानुपातिक होता है। वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, तार के टर्न्स की संख्या, कोइल्स में से होकर गुजरने वाले करंट और प्रभावी कोइल क्षेत्र, इन सभी के सीधा समानुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, स्थायी चुंबक गतिशील कोइल उपकरण का स्केल क्या है। आपको बताना है स्थायी चुंबक गतिशील कोइल उपकरण का स्केल क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है यूनिफॉर्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गतिशील कोइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। आपको बताना है गतिशील कोइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, नियंत्रक स्प्रिंग को निकालकर इसमें प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 3000 आरपीएम की गति है तो इसमें सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। आपको बताना है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और 3000 आरपीएम की गति है तो इनमें सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, इसकी फ्रीक्वेंसी का मान 10 हर्ट्ज होगा, क्योंकि
एफ का मान होता है, एफ बराबर होता है एन इंटू पी अपॉन 120। एन का मान रख देंगे 3300 RPM इंटू पोल की संख्या 4 अपॉन 120, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 हर्ट्ज। इसको हल करने पर 10 हर्ट्ज इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। छह ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन डिग्री की संख्या क्या है। आपको बताना 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर से एक परिक्रमण में होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन डिग्री की संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई 1080, क्योंकि कुल डिग्री का मान होता है 180 इंटू पोल की संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1080 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया था, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है। आपको बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग्स होते हैं। तो आपको बताना है एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए कितने स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें 2 स्लिप रिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछा गया था, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एसी व डीसी दोनों उत्पन्न करता है, जो कि गलत है। अल्टरनेटर केवल जो कि एसी आपूर्ति पर ही कार्य करता है। यह स्टेटर में आपूर्ति लेता है, चुंबकीय क्षेत्र गुणन करता है, इनकी आर्मेचर स्थिति होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। ये 4 सही है और जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है इंडक्शन मोटर जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड यानी अनुत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो कि अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर पर किसके लिए उपयोग की जाती है। राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए और बी दोनों। स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए तथा हंटिंग को रोकने के लिए, हंटिंग दोष को रोकने तथा स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड पर चलाए जाने पर इसकी चाल किसके द्वारा सीमित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वाइंडेज और घर्षण के द्वारा इसकी चाल को सीमित होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मोटर सिग्नल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। आपको बताना वह कौन सी मोटर जो कि सिग्नल और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो कि सिग्नल और टाइमिंग युक्तियों के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियों के लगभग होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ई 30 से 40% होती है। आपको ध्यान रखना एक डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ जो कि कुल पूर्ण भार हानियों की लगभग 30 से 40% होती है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछा गया था, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक पद्धति है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, आर्मेचर वोल्टता की एक पद्धति है। आपको ध्यान रखना वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो कि आर्मेचर वोल्टता की एक मुख्य पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में सिरेमिक कैपेसिटर्स को ढकता हुआ के रूप में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम यौगिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरियम टाइटेनेट जो कि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी शंट मोटर भी कहलाती है। आपको बताना डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियतांक फ्लक्स मोटर। डीसी शंट मोटर को हम नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टता है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगी। आपको बताना है यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टता है तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, ई बराबर V/2 अधिकतम हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि एक डीसी मोटर के लोड रहित चाल 1350 RPM है तथा पूर्ण लोड चाल पर 1150 RPM है तो इसकी वोल्टता नियमन क्या होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, 17.49%। क्योंकि वोल्टता नियमन होता है, वोल्टता नियमन का सूत्र होता है VNL - VFL VNL × 100। तो 1350 - 1150 बटा 1350 × 100, तो इसको हल करने पर इसका राइट आंसर होगा 17.39 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक डीसी मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं होती है। आपको बताना है एक डीसी सीरीज मोटर की स्पीड आर्मेचर करंट की विशेषताएं होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है यह आयताकार अतिपरवलयिक होती है। आपको ध्यान रखना है एक डीसी मोटर की स्पीड जो कि आयताकार अतिपरवलयिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में अनुप्रयोग में प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शंट मोटर। शंट मोटर का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंपों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।